सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज 26वीं अमेंडमेंट्स पर मुशावरत के लिए नेशनल असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ, लेकिन डेड लॉक बरकरार रहा। हुकूमत ने 26 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है इसका ड्राफ्ट पेश किया, सबकी तजावीज़ ज़ेर गौर आई और मुशावरत जारी रखने पर इतफाक़ किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस हवाले से उन्होंने कहा कि वज़ीर कानून ने वाज़े कर दिया कि 2/3 मेजोरिटी के लिए नंबर्स पूरे हैं। हमने पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट भी कमेटी में शामिल कर दिया। आखिर में कब तक हुकूमत को मजबूर कर सकता हूँ कि वो इत्तफाक़ राय का इंतज़ार करे, ये बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से कहा गया है। उधर मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने अगर ये कहा है कि अगर इत्तफाक़ राय नहीं होता तो वक्त ज़ाया ना किया जाए, तो ये अच्छी बात है। कोशिश है कि इत्तफाक़ राय पैदा किया जाए। क्या 26 अमेंडमेंट पर इत्तफाक़ राय हो जाएगा या ऑपोजिशन के बगैर ही हुकूमत तरामीम मंजूर करवा लेगी? सारी सिचुएशन हमारे सामने इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी खासी तनकीद की जा रही है ऑपोजिशन की जानिब से कि जनाब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लेकर जिस तरीके से इसको पहले हाइड किया गया था, या अब उसका जो ड्राफ्ट बारहा कहने के बाद मौलाना फजल रहमान बज़िद थे इस पर, उसके बाद ये पेश किया गया और जिस तरह से पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करती रही है वो भी उस पर भी डिस्कशन करते हैं। तमाम मामला को देखते हैं और मैं तारुफ़ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ पैनल पर एहतशामुल हक साहब हैं, हमाद रोहेला हैं, अली आफ्ताब हैं और असद निज़ामी ने हमें ज्वाइन किया है। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। अब तो ये ड्राफ्ट भी सामने आ चुका है, इस पर बड़ी तनकीद थी और जो चीदा निकात हैं वो भी आपके सामने होंगे। यकीनन जो बोल न्यूज़ को भी इसकी एक कॉपी वसूल हुई है वो आपने देखी होगी। किस तरह से देख रहे हैं अभी मामला? कुछ बेहतरी की जानिब जाएंगे? अब कितने चांसेस हैं कि ये जल्द अज जल्द पास हो जाएगी? आमना, पहला जो ड्राफ्ट था पिछला, जहाँ पे आपने देखा कि एक अच्छी खासी हुकूमत को हज़ीमत उठानी पड़ी थी, वो ड्राफ्ट क्या था? मतलब वज़ीर कानून साहब रिकॉर्ड पे हैं, ऑन रिकॉर्ड उनसे जब पूछा गया कि जी आपके ख्याल में ये क्या है, तो उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता ये क्या है, वो कहाँ से आया था, किस तरह दिया गया। तो जाहिर सी बात है जितनी जल्दबाजी में किया गया उतनी जल्दबाजी में आपने देखा फ्लॉप हो गया। अब उसके बाद से दोबारा हुकूमत अपनी एम्बैरेसमेंट ख़त्म करने के लिए, या ये है कि एक तरफ फ़ैसला कर लिया गया है कि जी जो इस बात का तो मेरा ख्याल है सबको पता है कि 26वीं आनी तरमीम हुकूमत मंजूर करवा के छोड़ेगी। इट्स क्वेश्चन ऑफ ओनली टाइम। तो उसमें आप देख लें कि ये जो 18 से 20 की बात हो रही है, कुछ कह रहे हैं ये 23 से पहले हो जाएगी, ख्वाजा से भी बाकी लोग भी कह रहे हैं। देखें, कुछ चीज़ें तो तय हो गई हैं। एक अच्छी बात, कल के बाद अच्छी बात, बड़े दिनों बाद दूसरी अच्छी बात हुई है। जिस अंदाज से आमना कल गंडापुर ने मीटिंग की, वहाँ पे आपने कहा सारे लोग, हुकूमत के लोग भी बैठे हुए थे, PTI के लोग भी बैठे थे। आज की इस जो पार्लिमानी मीटिंग जिसको खुशी शाह ने चेयर किया, वहाँ पे आप देख लें जो इनके हैं गौर साहब भी थे बैठे हुए, आमिर डोगर थे और बैरिस्टर अपने गौर, ये भी बैठे हुए थे। तो अच्छी बात है कि चले मीटिंग में आना तो शुरू हुआ। अब किस तरीके से कंसेंसस हो पाएगा? मौलाना फजल रहमान साहब, कुछ लोग कहते हैं दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि जिस पे बहुत ज़्यादा सबका कंसर्न था कि जी आर्टिकल 8 बुनियादी हकूक़ वाला उसको ख़त्म करें, उसके लिए हुकूमत तैयार हो गया। और जहाँ पे लगता है डिफरेंस ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वही है कि जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र है हाई कोर्ट के जजों की, उस पर कहा जा रहा है कि हुकूमत नहीं मान रही और फजल रहमान साहब कहते हैं कि ये किया जाए। और इस हवाले से अब आगे चल के क्या होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी सुनाई दे रही है सब लोगों को कि जी हुकूमत का फियर फैक्टर अपनी जगह है। उनको लगता है कि जी अगर ये मौजूदा सेटअप चलना है, इस सियासी अमल को चलना है, तो फिर ये एक लाजमी तौर पे 26वीं आलमी तरमीम को लाया जाएगा। अब जबकि अब देखने आज भी ख़बरें हैं कि फेयरवेल डिनर की बात हो रही है काजी साहब की, तो अब अमीनुद्दीन साहब का भी नाम चल रहा है कि आईनी कोर्ट में वो जाएंगे। अब देखें ना, इनको तो लगता है, हुकूमत के लोग उठते बैठते यही कहते हैं, और ख्वाजा आसिफ तो बबांगे दौल आमना कह चुके हैं कि जी वो तो ज़ल्ज़ला अरताश पैदा होगा अगर ये तरमीम नहीं आती और अगले सेटअप में मंसूर अली शाह साहब होंगे, तो फिर हमें तो लगता है कि हमारी हुकूमत ख़त्म होगी। लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया कि मंसूर अली शाह साहब के हवाले से कब तक ये नोटिफिकेशन का कोई इम्कान नज़र आ रहा है आपको? देखिए हमना, अब हुकूमत से जब पूछा जाता है वो तो कहते हैं कि जी नोटिफिकेशन हो जाएगा, फिर वो कहते हैं जब पूछा जाता है जी पिछले काई साहब का तो 2 महीने पहले 1.5 महीना पहला हो गया था, अब तो इतना टाइम रह गया, वो कहते हैं कोई रूल्स रेगुलेशन तो नहीं है ना, जब होना है तो हो जाएगा। लेकिन पुराना जो अलजियाद ट्रस्ट का फ़ैसला है उसमें अपना जो आता है कि जी आप
जो बंदा सीनियरिटी जिसकी होगी वही बनेगा। लिहाजा एज वी स्पीक उस पर तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं, उन्होंने नहीं बनना है। लेकिन ये अगर ये काम कर देते हैं 26वीं आईनी लेकिन वो बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की थी इर्तिशाम साहब, उसने बड़े सवालात सामने कर दिए हैं चूँकि एलाए हैं हुकूमत के, और वो ये कह रहे थे जी मंसूर अली शाह साहब दीगर जजेस को या साथियों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जैसे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कर पाए। अब उसने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है इस मामले को लेकर और तशवीश भी, डाउट्स भी आ गए हैं। लेकिन उसको देखिए आमना, उन्होंने अपने इस बयान को माजरत के साथ दोबारा चेंज भी किया है। उन्होंने कहा कि हमें तो कोई इतराज़ नहीं, मंसूर अली शाह भले आ जाएँ। मतलब अब ये भी वो कह रहे हैं कि जी आ जाएं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। और आपने देखा लॉ मिनिस्टर भी, बाकी लोग भी कहते हैं कि जी मंसूर अली शाह साहब आ जाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। असल गेम ये है आमना के 2/3 मेजॉरिटी इनके पास है, 15 लोगों को बाहर जो गए बुला लिया है, उसके बाद भी कर लेते हैं। और मौलाना साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वही 11 बंदे हैं जो इनके 5 सेनेटर्स हैं और 8 MNAs हैं। हुकूमत कहती है कि जी बाकी लोग आपको कि ये जिस अंदाज से आ गई है, आपने मखसूस नशस्तों के हवाले से एक फ़ैसला आ गया है, तो लॉयल्टी चेंज करना तो कोई मसला नहीं होगा। उसके लिए उन्होंने तैयारी भी कर ली है कि जो कहा जा रहा है, वैसे तो PTI कह रही है कि जो हमारे जिन पे हमें शुबा था कि जो बंदे उस तरफ जा सकते हैं और उनको हमने छुपा दिया, गायब कर दिया। लेकिन हुकूमत कहती है कि नहीं हम कर लेंगे, मौलाना के बगैर भी कर लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है ये सिर्फ बताने की बात है। असल में मौलाना साहब जो है ना, उनके तहफ़्फ़ुज़ात जिस बातों पे हैं, जिन बातों पे हैं, मेरा ख्याल है खासी हद तक कर लिए गए हैं। यहाँ पे सेंस सामना यही बननी है कि ये करवा लेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि इनका सियासी मामला ख़राब हो जाएगा। और वो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जी हमें तो शक है कि जो ही मंसूर अली शाह साहब आएंगे, ये 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट होगा, उसके बाद फिर हम कहाँ जाएंगे। तो ये तो अब एक बड़ा कम्युनिकेशन में अब कोई बात ही नहीं रही कि उनको पता चल रहा है कि जी इस सेटअप को रहना है। तो फिर यह है कि ये आइनी कोर्ट बनेगी। और अब जो उसके बाद अमीनुद्दीन का नाम आ रहा है, अमीनुद्दीन खान का जो 5वें नंबर पे है, उनको बनाने की बात हो रही है। उस पर कहा जा रहा है कि जी सबका कंसेंसस है। अब देखना ये कि जो आखिरी बात है, मौलाना साहब जिस बात में लगे हुए हैं, अब क्योंकि मौलाना साहब के रिलेशनशिप इतनी अच्छी हो गई है PTI के साथ, PTI वाले हर वक्त उनकी तारीफ़ करते हैं, कहते हैं जी मौलाना साहब ने पाकिस्तान को तबाही से बचा दिया। तो मौलाना भी फेस सेविंग चाहते हैं कि कुछ मिला के इत्तेफाक राय से कर लें। बाज़ाहिर तो नहीं लगता, लेकिन मेरा ख्याल है इस पर PTI के बड़े कंसर्न है। PTI को लगता है कि जी आपने करना ही है ना, तो आप ये 25 के बाद करें। PTI भी समझ रही है कि मंसूर अली शाह साहब आ जाएं, उसके बाद फैसले होने चाहिए। चलें हमाद साहब, आपकी जानिब आते हैं। एक तो जैसे इस वक्त जब हम शो कर रहे हैं, लाइव हैं, हम देख रहे हैं कि मौलाना साहब इस वक्त वो भी गुफ्तगू कर रहे हैं। 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से अभी तक तो जो गुफ्तगू होगी वो हमारे सामने बाद में आएगी, लेकिन फ़िलहाल जो वो मुतालबा कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी 18वीं तरमीम जो है उसको बहाल किया जाए और 19वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए। इस पे कमेंट के साथ साथ ये जो हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर जो ड्राफ्ट अगर आपने पढ़ा है, इसमें जो निकात है, मैं चाहूँगी कि आप उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। जी मैं देख रहा हूँ, मैं पूरी खबर के ऊपर ही जायजा लेते हैं। जैसे बिलावल साहब को हम देख रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आ रहे हैं इस सारे मामले को देख के। सबसे ज्यादा लीड जो अगर पार्टी इस वक्त कोई कर रही है तो वो नून के लीडरान सामने नजर नहीं आ रहे, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब नजर आ रहे हैं। और ये देखने में ज्यादा दिलचस्प इसलिए लग रहा है क्योंकि वो इस हुकूमत का बज़ाहिर तौर पर तो हिस्सा तो है, लेकिन वो एक रस्मी तौर पर हिस्सा है। और रस्मी तौर पर हिस्सा होते हुए भी वो हुकूमत का इतना बड़ा बोझ अगर अपने सर पर उठा के चल रहे हैं, तो इसकी लाजमी तौर पर कोई ना कोई वजूहात तो जरूर होंगी जो शायद इस वक्त आपकी और मेरे सामने नहीं है। जो वजूहात वो हमें दे रहे हैं उसके बारे में मैं पिछले प्रोग्राम में भी बात कर चुका हूं। हमें बताते हैं कि सियासी मुकदमात हैं, मैंने उसके ऊपर बहुत एक्सप्लेन कर दिया कि सियासी मुकदमात जो हैं वो कहां से आते हैं, वो क्यों आते हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है। यानी कि अगर उन बातों को सामने रखा जाए, अगर मैं ब्रीफली भी कह दूं कि सियासी मुकदमात करने वाले भी तो सियासतदान ही होते हैं, तो ऐसे में अगर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स की जरूरत है, उनको करने की बजाय आप जुडिशरी की रिफॉर्म्स कर रहे हैं। ये ऐसे ही है कि यू आर डिसमेंटलिंग द ईस्ट वॉल टू रिपेयर द वेस्ट वॉल। आप जो असल इशू है वहां पर आप उस चीज को नुक्ताचीनी नहीं कर रहे, उसको पॉइंट आउट नहीं कर रहे, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। रिजॉल्व करना तो बहुत दूर की बात रह जाती है। बाकी ये जो आप बात कर रही हैं इस हतमी शक्ल की आइन के, तो ये अभी तक तो मेरी नजर से नहीं गुजरा। मैं इसके ऊपर कोई राय नहीं देख सकता। और मेरी राय तो ये भी है इसके बारे में कि शायद हमें आने वाले चंद ही घंटों में पता चल जाए कि ये भी अभी हतमी शक्ल नहीं है। तहादी भी सुनने में आता है कि जब भी ये लोग बैठते हैं आपस में तो दोनों के पास मुख्तलिफ ड्राफ्ट होते हैं। कोई किसी शिक के बारे में डिस्कशन कर रहा होता है, कोई किसी शिक के बारे में डिस्कशन कर रहा होता है। तो कोई पता नहीं कि अभी भी ये हतमी है या हतमी नहीं है। अदालत के सामने भी जो मुझे याद पड़ता है 3 अदालतों में जहां इसको चैलेंज किया गया, वहां यही मौकफ अपनाया गया है कि जी अभी तो कोई हतमी शक्ल इसकी है ही नहीं और ये प्रोसेस अभी प्रॉपरली इनिशिएट ही नहीं हुआ, लिहाजा हम आपको इसका कोई ड्राफ्ट नहीं दे सकते। तो ये तो ड्राफ्ट की बात है। ड्राफ्ट
मेरे ख्याल से अगर कोई फाइनल होगा और सामने आएगा, जब हम देखते हैं कि बिलावल साहब भी कहते हैं जी मेरे ख्याल से 25 अक्टूबर से पहले पहले इसको पास हो जाना चाहिए, जब ड्राफ्ट ही नहीं है, उसको पब्लिक नहीं किया गया, उसका कंटेंट किसी को मालूम नहीं है, इस हवाले से दरख्वास्तें हम देख रहे हैं कि आज तो शेयर कर दिए सारे हम ना ड्राफ्ट। सर वही कह रहे हैं ना, हमाद साहब यही बात कर रहे हैं कि अब उस ड्राफ्ट के हवाले से भी नहीं कहा जा सकता कि ये हतमी है, फाइनल है या नहीं है। जी उसकी वजह जो मुझे समझ आती है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुझे लगता है कि ये किसी इतवार और हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब में ही चंद घंटों के लिए सामने आएगा जब इसको पास कर लिया जाएगा, उससे ज्यादा लम्हे के लिए इसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। इसकी वजह जो मेरे नजदीक है वो क्या हो सकती है, वो वजह ये हो सकती है कि आईनी दरखास्त एक आई थी 2023 में, 3 दरखास्तें आई थी, दरखास्त नंबर 6, 7 और 8 2023 की। ये आईनी दरखास्तें आई थी रूल्स एंड प्रैक्टिस प्रोसीजर का जो एक्ट था, जब वो बिल बनाया गया था, उसको जब चैलेंज किया गया था तो ये वो कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशंस थी। इसका जो एक ऑर्डर का फैसला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसको हम सामने रखें। उसमें क्या अदालत ने मौकफ अपनाया? अदालत ने कहा क्योंकि बिल की हतमी शक्ल अब इख्तियार कर ली गई है, अब ये मैटर ऑफ टाइम है कि इसको पास कर दिया जाएगा, और अगर ये पास हो जाता है तो देयर इज सीरियस कंसर्न कि सब्सटैंशियल, इमीडिएट और डायरेक्ट इंटरफेरेंस होगी आइन के ढांचे में, लिहाजा इसकी कॉग्निजेंस ली जाती है और इस पे एंटिसिपेटरी इंजंक्शन का वर्ड इस्तेमाल किया गया और वो ग्रांट किया गया और कहा गया कि अगर ये बिल पास भी हो जाए तो इसकी शिक के ऊपर कोई इंप्लीमेंटेशन ना कर दी जाए जब तक फैसला ना किया जाए। तो इस चीज को सामने रखते हुए मुझे लगता है, इस ऑर्डर को सामने रखते हुए, हुकूमत भी इस ऑर्डर से वाकिफ है बखूबी तौर पर, मुझे लगता है कि इसकी हतमी शक्ल उसी दिन आएगी जिस दिन इसको पास किया जाएगा और चंद घंटों ही में इसको पास करा लिया जाएगा। अवाम के पास इसके ऊपर बात करने के लिए, अवाम को कॉन्फिडेंस में लेने की कोई एक्सरसाइज नहीं की जाएगी। एक और खबर इसी आईनी तरमीम से मिलती जुलती जो आ रही है वो मैं आपके सामने रख दूं। कहा जा रहा है कि पीटीआई के मेंबरान को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। ये पीटीआई के असद कैसर साहब ने कहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे इस किस्म के हम ऐलानात कर देते हैं, बयानात दे देते हैं कि फलां ने ये ऑफर कर दिया मुझे, फलां ने वो ऑफर कर दिया। मैं इसकी सच्चाई झूठ में नहीं जाता कि ये सच है या झूठ नहीं है, लेकिन एक बात जो मिसरा मेरे ज़हन में है वो ये है कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। तो ऐसे में अगर आपको पता है कि ये कोई ऑफर की गई है तो किसको की गई है बताएं, किसने की है, कहां पे की है, ताकि उसका कोई सदबाब हो सके, सिर्फ सियासी बयान ना दिया जाए। सही है अली। लेकिन इसमें हमाद एक चीज बताएं, आमना एक सेकंड, आमना ये जो मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि जी 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए और 19वीं को खत्म की जाए, 19वीं तरमीम जो है ना अंगूठा रख के उनका, 18वीं तरमीम तो बहाल है, अपनी जगह मौजूद है, उसको किसने खत्म किया है? वो कोई इसका कोई भी चीज़ जो है ना अब नहीं कह सकते कि 18वीं तरमीम को हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है या उसकी कोई भी शिक खत्म कर दी गई है, वो तो पड़ी हुई है, वो क्यों कहा जा रहा है? हैरत की बात है। ठीक है, मैं अली आपकी जाने बढ़ूंगी। अली, किस तरह से देख रहे हैं इन सारे मामला को जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लेकर हम देख रहे हैं? एक तो इसको बड़ा हिडन रखा गया अभी तक, और जिस तरह से हमाद कह रहे हैं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं या उनके ख़दशात ये हैं कि इसको जिस दिन पास करवाया जाएगा तभी ये ड्राफ्ट हमारे सामने आएगा मुकम्मल तौर पे, या हतमी जो ड्राफ्ट होगा। मौलाना साहब इस पर काम तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक मामला सामने नहीं आ रहे खुलकर। रीज़न क्या हो सकती है, क्या किस तरह से आप तज्ज़िया करेंगे? देखिए, जिस तरह से हमाद ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात या ख़दशात का इजहार किया है ना, उनमें से इस वाले को तो मैं भी बहुत अहम समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ घंटों के लिए मंजर आम पर आए और उसके बाद हमें पता लगे कि अब ये पास भी हो चुका है और हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब में आए। ये तो हैं मसाइल, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जहाँ तक ये मसला है कि ड्राफ्ट फाइनल नहीं हो पा रहा, 4 से 5 मुख्तलिफ ड्राफ्ट जो हैं वो सर्कुलेट कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। मतलब हमें तो ये बल्कि बताया गया था, जिस पे हमने बड़ी तारीफ़ भी की थी जब हमें पता लगा था कि पीटीआई ने कहा है कि हम अपना ड्राफ्ट भी देंगे। सो बुनियादी तो बात ही ये होती है कि जितनी पार्टीज़ हैं सबको चाहिए अपना ड्राफ्ट जमा कराएं, यही तो लिखने पढ़ने वाला काम है, यही तो लेजिस्लेशन वाला काम है। हो सकता है कोई एक जो नुक्ता है वो किसी एक जो है ड्राफ्ट का बहुत अच्छा हो और वहाँ से मुस्तार ले लिया जाए, सारी पार्टियों ने इस मीटिंग में अपना मसवदा शेयर कर दिया। अली, आज सारी पार्टियों ने मसवदा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है एक दूसरे के साथ।
बहुत अच्छी बात है। अगर ये हुआ है तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी नज़र से सिर्फ वो गुजरा है जो कि पीपल्स पार्टी ने फॉर सम रीज़न दिया है। तो हम तो इसी तरह कहते हैं, मतलब जो आपकी ऑपोजिशन है उसका काम सिर्फ ये तो नहीं होता कि वो बजट के ऊपर वावेला मचाए, उसका काम होता है कि वो एक शेडो बजट पेश कर दे, उसके सामने आदादो शुमार सारे मौजूद हैं, वो भी लिख के दे दे कि हमारे ख्याल में बजट ऐसे होना चाहिए। सो ये जो है ना, ये ड्राफ्टिंग वाली जो एक्सरसाइज है ये तो बहुत ही अच्छी है। अब जहाँ तक मामला है मौलाना साहब का, देखिए मौलाना साहब ने कुछ अरसे पहले जब ये शुरू में मसला बना था तो उन्होंने कहा था कि हमें बहुत सारी चीज़ों से इस पे इख्तलाफ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों पर है भी, जैसे मुद्दत मुलाजमत है। अच्छा, अब बात ये है कि हमें बार बार हम इस तरह से इसको देख रहे हैं कि मौलाना ने एक साइड ली है जिसमें वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, और क्योंकि वो जो उन्होंने एक साइड ली है वो पीटीआई को सूट करती है, तो वो पीटीआई जो है उनकी तरफ थोड़ी सी झुकाव उनका मिलता है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, अगेन आई एम अज्यूमिंग, मेरे पास कोई अंदर की खबर नहीं है कि बार बार ये जो मुद्दत मुलाजमत वाला कम से कम एक मसला है, इसके अलावा भी दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग पर उस पर दबाव तो हो कि ये होना चाहिए, लेकिन चाहते वो भी ना हो, और उनको मौलाना साहब की ये बात उनको भी समझ में आ रही हो सकता है कोई निजी महफिल में इन्होंने उनको पैट ऑन द बैक भी दिया हो कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये जो आपने मसला उठाया हुआ है ये बिल्कुल ठीक है। सो अगेन मैं अज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। अगेन मतलब जितने ट्रांसपेरेंसी इसमें होगी उतनी अच्छी बात है, जितनी इसमें ट्रांसपेरेंसी कम होगी उतने शकूक व शुबात बढ़ेंगे, और एंड में फिर उतनी हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ेगा। ठीक है असद, आईनी तरमीम को लेकर हम देख रहे हैं मौलाना की जो रेलेवेंस है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि उनके साथ मिलजुल कर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, और अब बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि सारे मामला की जो कुंजी है वो फ़िलहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास है। कन्विंस कर लेंगे मौलाना साहब को, और जो हतमी फिर ज़ाहिर सी बात है जैसे मौलाना साहब ने एक स्टैंड लिया हुआ है, जो हतमी चीज़ आएगी फिर उस पर अपोजिशन को भी फिर उस लिहाज से वो नहीं होने चाहिए इख्तलाफात, या उस पर ऑब्जेक्शंस नहीं होने चाहिए, चूँकि मौलाना कहीं ना कहीं पीटीआई के साथ भी उसी तरह से इस मामले पर ऑन बोर्ड हैं। देखिए जी, इसके अंदर मैं पहली बात तो ये करना चाहूँगा कि हमारी सियासत जो है वो इस मरले में दाखिल कर चुकी है कि यहाँ पे 6 सीटें, 4 सीटें, 8 सीटें, 9 सीटें जो हैं वो भी बहुत रेलेवेंट हो जाती हैं। और हमने पिछला इलेक्शन, ये इलेक्शन उससे पिछले इलेक्शन में ये देखा है कि चंद सीटों के मामलात होते हैं, और इस दफ़ा भी एक इत्तेहादी हुकूमत जो है हमारे सामने है। तो ज़ाहिर है ये हमें पहले ही पता था, जब 8 और 9 तारीख के इलेक्शन थे उसके बाद हमें यही था कि जी कोई भी तरमीम लानी हुई, कुछ भी करना होगा तो बड़ा टफ़ टाइम मिलेगा गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट जो है उसको तो मेरे ख्याल में डे 1 से ही टफ़ टाइम मिल रहा है। आप तमाम चीज़ें निकाल लें, अभी कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं हो, ये फरवरी से लेके आज तक हम बैठे हैं, और ये मेरे ख्याल में कोई क्राइसिस जोन में हम फिर से दाखिल हो गए हैं। अच्छा, मुझे इसके अंदर 2 सवालात हैं मेरी हुकूमत से कि नंबर 1 कि इसकी इतनी जो जल्दी है वो क्यों है। ये मौलाना साहब के अल्फाज हैं, मेरे नहीं है, कि उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज से पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते की थी कि जी 18वीं तरमीम को भी 9 महीने लग गए थे, तो आप चाह रहे हैं कि हम 20 दिन में इसको पास कर दें। व्हाट इज़ द हेस्ट। नंबर 1, ये आइनी तरमीम है, ये आज को कर जाएगा, कल को ये आइन का हिस्सा बन जाएगा, ये सबको इफेक्ट करेगी एक चीज़, इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर जैसे अली ने बताया कि असद आज उन्होंने मौलाना साहब ने, सॉरी आई हेट टू इंटरप्ट यू असद, लेकिन आज मौलाना साहब ने कहा है कि 18वीं तरमीम को 9 महीने लगे थे, और आप ये तरमीम 26वीं 9 घंटे में पूरा करना चाहते हैं, मंजूर कराना चाहते हैं। जी 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 जी, वो तो जिस तो जी वही है ना जी कि वो बड़ी जल्दी करवाना चाहते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ देखें अब जो इनके ड्राफ्ट्स हैं वो अब सबके आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। मेरे ख्याल में आज से आने वाली जितनी भी तरमीमें हैं या जितने बिल्स हैं उनके ऊपर मुशावरत करके आपको आगे जाना चाहिए। जो अली का पॉइंट था मैं कम्प्लीटली उसको सेकंड करता हूँ, लेकिन मुझे ये आइनी तरमीम जो है ये इतनी ईजिली और स्मूथ सेलिंग के साथ होते हुए नज़र नहीं आ रही। इसका कानूनी पहलू जो है वो रहला साहब ने बड़ी बेहतरीन तरह से बयान की, उधर नहीं जिस तरीके से हुकूमत इसको अभी तक हाइड करने की कोशिश की, तो क्या हुकूमत के जो भी इस पे इंटेंट है उसकी वजह ना हाइड करने की वजह ये है करना चाह रहे हैं
ऐसा तो नहीं हो सकता, जो बड़ी आइडियल सिचुएशन होगी कि हम ये कहें कि सबका कंसेंसस हो और वही ड्राफ्ट फाइनल हो के फिर वो एक आईनी तरमीम की शक्ल हो नहीं सकता ना जी। वो देखें ना, मुझे ये बताएं कि हम अपनी अगर माजी सारा देख लें तो लफ्ज़ कंसेंसस जो है वो बड़ा रेयरली यूज़ होता है उसके अंदर। जी बड़े कंसेंसस से हमने एक चीज़ की। इसी तरह होती है या तो बुलडोज़र पॉलिसी होती है कि जी सब एकदम से ओवरनाइट इकट्ठे हो गए हैं और ये चीज़ पास हो गई है। अब उस चीज़ जिसको पास कर रहे हैं उसकी नौयत क्या है? इसकी नौयत मेरे नज़दीक बहुत संजीदा है, तो इसको उसके ऊपर सोच समझ के करना चाहिए। और आपकी एंटिसिपेशन मैं चाहूंगी एक जुमले में, ताकि फिर हम ब्रेक की जाने बढ़े, एंटिसिपेशन आपकी क्या है इस हवाले से कि ये 25 अक्टूबर से पहले ही पास करवा लेंगे या फिर ये मामला उसके बाद जाएगा? मेरी जी एंटिसिपेशन इस टाइम ये है कि इसके ऊपर आपको मज़ीद सोचना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 25 अक्टूबर तो बस जी अराउंड द कॉर्नर है। मेरे ख्याल में अगर इसको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन तक भी ले जाया जाए तो इसके अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए और इसको ये तो आपने आइडियल सिचुएशन बता दी ना, ये तो आपने एक मशवरा भी दे दिया साथ जाते हुए। बेचारी थी कि इस पर आपकी मुस्बत रहना चाहिए जी आजकल के दौर में। ज़बरदस्त। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद अहम स्टोरीज उन पर बात करेंगे। वेलकम बैक। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी IPPs आपकी इकॉनमी और जो बिजली सार्फिन हैं इनकी जेबों पर एक बड़ा बोझ है। इस हवाले से हमने कई मरतबा अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस भी किया है, लेकिन एक डेवलपमेंट जो इस हवाले से हुई है वो हम सामने रखेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। वो डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 5 IPPs के साथ एग्रीमेंट ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। जिन 5 IPPs के साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको ख़त्म किया जा रहा है, इनमें हबको पावर कंपनी, लॉयल पुर पावर कंपनी है और इसके अलावा सबा पावर प्लांट और एटलस पावर प्लांट शामिल हैं। इनकी मजमूई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी 2400 मेगावाट है। कैपेसिटी पेमेंट से मुराद ये वो अदायगी है जो हर माह IPPs को पावर जनरेशन सलाहियत बरकरार रखने के लिए की जाती है ताकि एडिशनल डिमांड की सूरत पर बिजली मिल सके। लेकिन अगर कोई प्लांट अपनी पूरी सलाहियत पर इसलिए बिजली पैदा नहीं करता कि मुल्क में उसकी मांग नहीं है, तो ऐसे वक्त में इन प्लांट्स को फाल रखने के लिए कैपेसिटी पेमेंट की जाती है। अब जो हमारे सामने डेवलपमेंट हुई है IPP से हुकूमती मुआहदे, इसके ख़ात्मे से अभी तो खैर गर्मियाँ ख़त्म हो चुकी हैं ऑलमोस्ट और सर्दियों की जानिब हम बढ़े हैं, बिजली के बिल वैसे ही कम आएंगे। लेकिन क्या अगले साल कुछ बेहतरी आएगी बिजली की कीमतों में? बिजली के जो हमारे बिल आएंगे उस पर क्या असरात होंगे? इस पर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। जी अली जी, बात ये है कि ये जो अभी 5 बंद किए हैं ये तो बहुत पुराने वाले थे। इनमें शायद कुछ 90s के हैं, कुछ अर्ली 2000s के हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं या रीनिगोशिएट किए जा रहे हैं। ये तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 411 बिलियन रुपए की इससे बचत होगी। लेकिन अब आप ये देखें कि एट व्हाट कॉस्ट। एक चीज़ होती है सॉवरन गारंटी, मतलब इसकी एक मैं बहुत आपको सादी सी मिसाल दूं कि आपका अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लैंडलॉर्ड के साथ, आपने घर किराए पे लिया है, तो निकाल तो ज़ाहिर है वो आपको महीने के नोटिस पे कभी भी सकता है शायद, लेकिन आप उसके मतलब उसकी क्या गारंटी रह गई, उसका क्या वर्ड रह गया। अब अगर ये ये हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की। अब अगर आप देखें कि एक सरकार, एक रियासत, एक मुल्क अगर ये करना शुरू कर दे, 1990s में भी ये मियाँ साहब ने किया था, तब तो बड़ा ज़बरदस्ती वो हुआ था, तब तो कुछ लोगों को जेल में भी डाला गया था। अच्छा, अब जो उसके बाद जो हुआ वो हम सबको पता है। 2002 में जब हमने कहा कि कम्पेटिटिव बिड्स के थ्रू हम मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे तो किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं शो किया। अच्छा, अब जब हम कहते हैं कि यार ये तो वही चीज़ है, हम पहले भी देख चुके हैं, तो कहा जाता है कि नहीं वो तो ज़बरदस्ती हुआ था, अब जो है ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है। अच्छा, मैं सवाल वही है कि यहाँ पे हम जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई मुझे बताए कि क्या कभी किसी ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने पैसे छोड़े हैं? जाहिर है कहीं ना कहीं कोई आर्म ट्विस्टिंग की होगी।
अच्छा, अब वो फिर वही बात है, मैं यहाँ पे ना कंपनीज के नाम नहीं लेना चाहता, मुझे नहीं पता कि क्या हमारी उसमें पॉलिसी है, लेकिन अगर किसी ने कुछ और एक कंपनी एक एक्वायर कर ली है किसी और मुल्क की, तो उनका यहाँ से बंद करके कहीं और पे उनको फ़ायदा दिया जाएगा। अगेन मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आई डोंट नो किस तरह की कोई बात है, लेकिन बात फिर वही है कि मतलब कुछ ना कुछ तो उनके साथ डील होगी ना। अच्छा, या किसी को अगर आपने एक्चुअली ज़बरदस्ती वो कर दी है, तो मुझे ये बताएं कि दोबारा आपको क्या दुनिया ख़त्म होने लगी है? हमें दोबारा कभी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होगी एनर्जी सेक्टर में, कौन करने आएगा? अच्छा, और अगर करने आएंगे भी तो फिर जब उनके नए वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसमें तो उन्होंने जो सारा इंटरेस्ट है वो पहले 1.5 साल में ले लेना है, क्योंकि उनको अंदाजा है ये कि पता नहीं 3 साल बाद इस मुल्क में क्या हो, 5 साल बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी करे ना करे। सो अगेन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पिछली हुकूमत से ना इस हुकूमत ने एक चीज़ सीखी है, हर रोज़ ना कि मुबारक हो, कमाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये जो हुआ है ना, मतलब अभी तो जो 5 ख़त्म हुई हैं उससे 71 पैसे का फ़र्क आया है एक यूनिट में। जो ये बाकी ख़त्म करने जा रही हैं माइनस द चाइनीज़, उनसे सुना है कि 5 रुपये का यूनिट का फ़र्क पड़ेगा। फिर जो अगर चाइनीज़ के साथ भी रीनिगोशिएट हो जाती है डील, तो हो सकता है 10 रुपये यूनिट का फ़र्क पड़ जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये कोई बहुत लुटियां डालने वाली बात नहीं है। अच्छा। पूरी दुनिया में जो हमारे लफ्ज़ की जो वुक़्त है ना, वो बहुत कम रह गई है। जी असद, इस हवाले से आपका टेक, किस हद तक हमें रिलीफ मिलेगा इस इक़दाम से? जी आई थिंक तमाम जो इसके अंदर जो मसले मसाइल अली ने बयान कर दिए, मुझे तो इसके अंदर एक और मुझे एक आइडिया आता है जो हुकूमत को भी आना चाहिए कि हम हमेशा कहते हैं कि जी पावर जनरेशन जो है वो इतना बड़ा मसला फ़िलहाल नहीं है, आगे जाके जब आबादी बढ़ेगी तो तब ये मसले होंगे। ये जो IPP से ये मुआहदे ख़त्म कर रहे हैं, इनसे आगे जाके कोई और अगर आपको बड़ी टफ़ कंडीशंस के साथ अगर पावर जनरेशन के अंदर मदद करे, मेरा तो अपना ख्याल है ये भी होता है बहुत सारे लोग शायद आपके साथ ना भी करना चाहें, वो एक बात की बात है, ये प्रोटेक्शन है ऑब्वियसली। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसके साथ साथ एक और चीज़ भी गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन लॉसेस का इतना बड़ा इशू है, आप उससे भी किसी मुल्क से मुआहदा कर लें। मतलब हमसे जो ज़्यादा एहलियत रखते हैं इस चीज़ को करने के लिए, और हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की जो लाइंस हैं और बाकी चीज़ें जिनमें हम सुनते रहते हैं, हर गवर्नमेंट जो आती है उनका पावर डिवीज़न जो है कहता है जी कि डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा मसला है। तो अगर मसला आइडेंटिफाई हो गया उसको ठीक कर लें। अब उसको ठीक करने के लिए भी बताया जाता है हमें जी कि हमें बड़े टफ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बड़ी जगह बिजली नहीं आएगी, ये होगा वो होगा। उसकी तो हमें आदत है, क्योंकि यहाँ आए दिन जो है मतलब लाहौर की हद तक बात कर लें कि जिस रास्ते से हम घर जाते होते थे अगले दिन पता चलता है जी वहाँ पे अंडरपास बन रहा है, पुल बन रहा है, तो 3-4 महीने के लिए हम उससे भी महरूम हो जाते हैं। तो यहाँ पे बिजली के ऊपर भी ये कर लें, कोई ना कोई हल तो हर चीज़ का निकलता है। और इसका भी फिर आप किसी से मुआहदा कर लीजिए, ना IPP होगा ना कुछ होगा, ये बेसिकली एक IBFT जो इंटरनेशनल टेंडर होता है वो करके आप इससे ठीक कर लें, ताकि आगे जाके अगर आप इतनी ज़्यादा जो बिजली बना रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट भी एफिशिएंटली कर लें, तो आपको शायद आगे जाके IPPs की ज़रूरत ही ना पड़े। एक तो ये, और दूसरा मैं अगेन सेकंड करता हूँ अली की बात इस हद तक कि अगर फ़र्ज़ करें जी नेट फ़र्क जो है वो 10 रुपए का बढ़ना है, तो इस चीज़ की क्या गारंटी कि आगे जाके बिजली जो है वो 10 रुपये यूनिट जो है नेट ऑफ ही नहीं हो जाने की, बढ़ा ही दें 10 रुपये और मज़ीद बढ़ जाए। यहाँ पे कोई अनहर्ड ऑफ तो नहीं है ना जी कि 7-8 रुपये जो बिजली जो है उसके अंदर इजाफा हो गया। अभी रिसेंटली 7 रुपये बढ़ी थी। तो अगर आप अपनी सॉवरेन गारंटीज़ जो हैं उनको भी आप थोड़ा सा वीक कर रहे हैं, उसके अलावा आप अपनी फ्रेंडली कंट्रीज़ जो हैं उनके IPPs के साथ जो है मुआहदे भी ख़त्म कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं फॉर अ 10 रुपी ऑफसेट डिफरेंस, और वो एंड में जाके जो है वो नेट ऑफ ही हो जाना है। फ़र्ज़ करें, अल्लाह ना करे हो, वैसे अगर फ़र्ज़ करें हो जाना है, तो इसकी बहुत ज़्यादा कीमत मेरे ख्याल में हम अदा कर रहे हैं। बाकी ज़ाहिर है अगर इसको मैं कहता हूँ कंज्यूमर की हद तक ट्रांसलेट होती है बात और कंज्यूमर के बिलों में कमी आती है तो वो बात ठीक है। अगली गर्मियाँ जो हैं वो जैसे आपने इंट्रो में भी कहा वो बड़ी मुश्किल होंगी वरना। हाँ, और दूसरी बात वो, लेकिन ये भी तो बात है ना कि इसमें एक टैक्स का बड़ा अहम रोल है कि टैक्स तो अपनी जगह पर मौजूद है, बल्कि उसमें तो आगे इजाफा ही देखने को मिलेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी हवाले से बाकी पैनलिस्ट गिराएंगे। वेलकम बैक। इत्तिशान साहब, जिस तरह से 5 IPPs जिनके साथ मुआहदे ख़त्म किए गए हैं, अब जैसे अरी भी डिस्कस कर रहे थे कि 71 पैसा फ़ी यूनिट इसके इस तरह इस रेट पर अब जो है वो बिजली होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जहाँ पे स्टैंड करता है वो 36 रुपये फ़ी यूनिट है। तो फिर तो बहुत हद तक बिजली के बिल पे तो हम देखेंगे कि इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किस तरह से आप देख रहे हैं?
देखिए अब ना ये जो कहा जा रहा है ना टोटल 107 IPPs हैं और ये जो 5 इनमें हैं जिनका भी आपने नाम भी दिया है, हपको पावर से शुरू होते हैं, ये महंगे तरीन पावर प्लांट थे। और आपके लिए हैरत की बात होगी, या डेफिनेटली आप जानते होंगे साथी भी, कि 57 रुपये फ़ी यूनिट से लेके 745 रुपये फ़ी यूनिट ये जो है ना ये बिजली ये हुकूमत को फ़रोख्त करते थे। और इन्होंने पिछले माली साल में 47 अरब रुपया लिया हुकूमत से और इस माली साल में 160 अरब रुपया ये लेने का इनका हुकूमत ने इनको देना है। लेकिन जो आप बात करें ना 35 रुपये फ़ी यूनिट जो कम अज़ कम है, उसमें 18 रुपये जो है 19 रुपये वो कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम पे दिए, कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे दिए जाते हैं। और 10 साल में जो बार बार फिगर आता है कि 1500 अरब रुपये की बिजली बनाने के दिए गए और 2600 रुपया बिजली ना बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने दिया। तो देखें ना, अब ये सारी सूरत हाल तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रही है कि ये इतनी आसानी के साथ मामला चलने वाला नहीं। अभी अगर कोई कहे, जिस तरह अभी हमारे अवैस लगारी जो मिनिस्टर एनर्जी के, वो कह चुके हैं कि जी ये यकतरफ़ा तौर पे इन मायदों को ख़त्म नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली जो है ना इनके साथ पीछे जो अली बात कर रहे हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं उनके आम ट्विस्टिंग की होगी। वैसे तो सियासी नारा लगाने के लिए लगारी साहब कहते हैं कि नहीं जी कम अज़ कम बिजली जो है ना वो 10 रुपये से नीचे फ़ी यूनिट होनी चाहिए। वो भी होनी चाहिए करके जब आप दिखाएंगे तो बात बनेगी ना। तो इस वक्त सूरत हाल ऐसी है आमना कि जो थोड़ा सा अच्छा काम मुझे लगता है, वैसे तो हम सारे सिनिक हो गए हैं, कि जिस तरह सेल्स टैक्स रजीम में आप जिस अंदाज से फेक इन्वाइसिंग के ज़रिए अरबों रुपया कंपनियां और ट्रेडर्स खा रहे थे, उन पे हाथ डाला गया है। और जिस तरह कहा जा रहा है कि जी अब गिरफ्तारियाँ होंगी, FIR कटेंगी, और ये जो जिस तरीके से वो पैसा जो हुकूमत के बियाप पे वो सेल टैक्स कलेक्ट करते थे हम ना, वो फेक इन्वाइसिस के ज़रिए ना वो हुकूमत के पास पैसे नहीं जाता था। और यहाँ पे जो हुकूमत फंस गई है ना, अब ये माजरत के साथ ये तीनों बड़ी पार्टियों ने चूना लगाया। पीपल्स पार्टी ने किया, PMLN ने किया, और आखिर में PTI ने किया। नदीम बाबर साहब जो एडवाइज़र थे वानी PTI के, फिर जितना दबाव बढ़ा था, इतना चूना लगाया कि उनको हटाना पड़ा था। तो अब सवाल ये है कि जी ये वायदे रिवाइज़ हो सकते हैं, रिव्यू हो सकते हैं, ये प्यार मोहब्बत से भी और कैरेट एंड स्टिक के साथ ही मामला चलेगा। और लगता है कि इनको देखें ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, उस वक्त में फिर भी IPPs के साथ जो मामला थे उसको देखा जा रहा था। इस बात पे तो आप भी एग्री करेंगे? देखिए वो तो चले, एक इनिशिएटिव तो हम बार बार कहते हैं, इनिशिएटिव उनकी तरफ से लिया गया था, बातचीत हो रही थी, बातचीत उनकी तरफ से हो रही थी। मेरा लाइन ड्रॉप हो गई। आपसे हम करेंगे इस हवाले से रब्ता। हमारे साहब आपकी जान, एक तो इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? चलें कुछ ना कुछ तो इस पे काम हो रहा है, लेकिन एक टैक्स वाला मामला उसको भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि टैक्स की मद में जितने पैसे हम बिजली के बिल में अदा कर रहे होते हैं, उस हवाले से भी कोई आप समझ रहे हैं कि इस पर भी काम करेगी ये जो मौजूदा हुकूमत है आने वाले दिनों में? जी, मामला लास्ट प्रोग्राम में भी ज़ेरे बहस आया था, लेकिन मेरी बात मुकम्मल नहीं हो पाई थी। मुझे थोड़ी सी बात अपनी रिपीट करनी पड़ेगी ताकि मैं लोगों को अपना पूरा मुद्दा समझा सकूं। देखिए, मैंने बात शुरू की थी लिबर्टी पावर से। मैंने उनकी मिसाल दी थी कि उन्होंने खुद रजाकाराना तौर पर ऑफर की थी कि हम अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रिविजिट करने को तैयार हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो पेमेंट आपने हमें डॉलर्स में करने के पाबंद हैं, हम तैयार हैं कि वो पेमेंट आप हमें रुपीज में कर दें। लेकिन इसके मुआवजे में, इसके बदले में उन्होंने बड़ी क्लियर बात की थी कि आप हमें सस्ते ईंधन तक रसाई दे दें ताकि हमारी जो बिजली पैदा करने की कॉस्ट है वो नीचे आ जाए। अब जो भी बिजनेसमैन आता है इस बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में, तो उसका असूल यह है कि वो पैसे कमाने आता है, पैसे छोड़ने नहीं आता, कमाए हुए पैसे गंवाने नहीं आता या माफ करने नहीं आता। सबसे पहली बात जो है कि कोई भी अपना लीगली इंटाइटल्ड क्लेम नहीं छोड़ेगा, ना ही अपनी अपॉर्चुनिटी टू अर्न को छोड़ेगा। अगर वो ऐसा करता है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि अगर कोई कंपनी ऐसा करती है, आज वो 1 रुपया छोड़ती है, तो वो अपने आने वाले 10 साल का मुनाफा आपसे गारंटी ले लेती है कि आप हमें कुछ ना कुछ उसके बदले में देंगे। इस वक्त ये जो बात की जा रही है इन 5 कंपनीज में कि इन्होंने कहा है कि हम 40 अरब रुपए का आपको इंटरेस्ट छोड़ देंगे, तो उसके बदले में इनको क्या दिया जा रहा है? जो बातें अली ने की, जो बातें निजामी साहब ने की, जो बातें सर ने की, वो भी दुरुस्त है। लेकिन मैं अली की बात से, निजामी साहब की बात से बहुत एग्री करता हूं कि आखिर क्या वजह है कि इन लोगों को अपने, अगर तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड थे, वो सही थे, पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए क्या वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली साउंड कॉन्ट्रैक्ट भी थे या उनमें कोई क्रिमिनल एलिमेंट, कोई फ्रॉडुलेंट एलिमेंट, कोई करप्ट एलिमेंट था। कहा जाता है कि IPPs ने अपनी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा बताई थी जो असल में उतनी नहीं थी।
तो ऐसे में जब वो बता रहे थे रेगुलेटर्स कहाँ थे हमारे, उन्होंने अपनी ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं की, उन्होंने अप्रूव कैसे कर दिया? ऐसे ही बताया जाता है कि वो अपने तेल की जो मिकदार इस्तेमाल होती है वो असल मिकदार की बजाय ज्यादा मिकदार बता देते हैं। तो ऐसे में नेपरा कहाँ चला जाता है टैरिफ देते हुए? जी चले हम अभी एहतशाम साहब की जानिब चलते हैं, आपसे दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। जी हम एहतशाम साहब कंप्लीट कीजिएगा अपना आप जिस हवाले से इस हवाले से बात कर रहे थे। ये जो पांच IPPs है ना, ये 2027 से 2033 तक इन्होंने इनके साथ मायदे हुए हैं, तो लिहाजा ये तो इनको यकतरफा तौर पे ख़त्म करना तो बड़ा मुश्किल होगा और डेफिनेटली कहीं ना कहीं हुकूमत ने इनके साथ बातचीत की होगी। और ये बात सही कह रहे हैं कि जो रज़ाकाराना तौर पे बात है वो तो लिबर्टी पार्क के शाहरियार चिश्ती ने बबांगे दौर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था बिजली सस्ती करने के लिए तैयार है। इन पांचों IPPs के किसी बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडीशंस में बात हुई है, ये तो बात ठीक है, लेकिन ये इसकी वजाहत भी सामने रखनी चाहिए थी। देखिए हम ना सारी बातें अपनी जगह पे, असल बात यह है कि क्या हुकूमत इन IPPs को प्यार मोहब्बत से या इनको ये जिसको कहते हैं मोहब्बत मुल्क की मोहब्बत के वास्ते मोहब्बत वतनी के वास्ते ये कह सकती है कि जी मुश्किल वक्त में फंसे हुए हैं, आप अपनी प्राइसेस कम कर दें, तो ये किसी सूरत में नहीं करेंगे। कारोबारी आदमी नहीं करते। मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि इनके जो अंदर घपले हैं उनकी चीज़ें हुकूमत ने इकट्ठी की हैं, वो उनको दिखाया गया है कि जी किस तरीके से किन किन लोगों के साथ मिलकर कैसे पैसा बनाया गया है और इन्वाइसिंग अंडर इन्वाइसिंग और फिर जो और मामलात होते हैं टैक्सों के कैसे वो इनको दिखाए गए होंगे डेफिनेटली। वरना तो आप बताएं सेज टैक्स रिजीम जो है ना जिस तरह इम्प्लीमेंट अब हुकूमत करने जा रही है, यहाँ पे भी यही तरीकाकार इख्तियार किया जाता है, तो मेरा ख्याल है बहुत कुछ हो सकता है। और मैं एग्री करता हूँ नईमुर रहमान साहब जो हैं, हाफिज नईमुर रहमान, जो कहते हैं कि जी जो इन्होंने पैसा लोगों से लिया बिलियन और रुपये लेके वापस लोगों के बिलों में दिया जाए, अब ये कितना पॉसिबल होगा आमना, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन नहीं लगता मुझे कि बिजली इतनी आसानी के साथ कम होगी। चले मैं अली कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, आप क्विकली ऐड करें, फिर मैं हमाद की जानिब चलती हूँ। जी देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर जो बात होती है ना कि यूनिट इतना वो हम IPPs को इतने ज़्यादा पैसे दे रहे थे, वो हम इतने ज़्यादा पैसे क्यों दे रहे थे? हम इतने ज़्यादा पैसे इसलिए दे रहे थे क्योंकि हम बिजली कम इस्तेमाल कर रहे थे। अगर हम बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करें तो यूनिट की प्राइस नीचे आ जाएगी। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि हम बिजली कम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं चल रही। अब सवाल ये पैदा होती है कि हमारी इंडस्ट्री क्यों नहीं चल रही, हमारा एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है? सो हम उधर देखने के बजाय हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जी बिजली हम महंगी क्यों मिल रही है। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ अब होने जा रही है कि सिंगल बायर मॉडल ख़त्म कर रहे हैं, मल्टीपल बायर मॉडल शुरू कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि क्या पाकिस्तान को उसका फ़ायदा होगा? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ठीक है मल्टीपल बायर मॉडल आ गया, लेकिन हमारी रिकवरी नहीं होती। आपका लेस्को हो, पेस्को हो, मेस्को हो, कोई एक डिस्को ऐसा नहीं है। मैं हमाद का क्विकली ऐड करवाऊंगी ताकि फिर हम क्लोजिंग की जाने बढ़े। जी हमाद 22,000 मेगावाट की 46,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, वो 46,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है और आधी से ज्यादा जो है बिकती भी ऐसे पड़ी है। कंप्लीट कर ले पॉइंट। जी हमाद। जी बिल्कुल, मेरी बात काफी हद तक मुकम्मल हो चुकी थी। मैं बस यही कह रहा हूँ कि अगर तो इन एग्रीमेंट्स में कोई क्रिमिनल एलिमेंट शामिल है, कोई करप्शन एलिमेंट शामिल है, तो हमें पता चलना चाहिए, उन लोगों के पीछे हमें जाना चाहिए। और अगर इनमें कोई करप्ट एलिमेंट शामिल नहीं है और ये सिर्फ बैड बार्गेन है और एग्रीमेंट्स उन्होंने लीगली एंड फेयरली हर कॉन्ट्रैक्टर ने IPPs ने अपने परफॉर्म किए हैं, तो फिर अगर हम उनको जो हम बारहा ये टर्म यूज करें कैरेट एंड स्टिक की हमारे तमाम तजज़ियाकार इस प्रोग्राम में बाकी भी कह रहे हैं कि हम स्टिक के जोर पे उनसे कर रहे हैं। जहां हम स्टिक का जोर इस्तेमाल करेंगे वहां इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जैसे अली ने कहा था वो कहां जाएगा? जो आखिरी बात है, चले मैं शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।